गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकुश मिश्रा मैथ्स। तो आज से हम लोग रीस्टार्ट करने वाले हैं अपना सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसके अंदर मैथ्स के 2007 से लेके 2022 तक के सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। अब देखो, अब ये जो बैच मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, इस बैच के अंदर आपको क्या और कैसे क्या क्या मिलने वाला है, मैं सब यहाँ पे साइड में आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। ओके, वैसे ही आपको यहाँ पर पढ़ना है मेरे साथ में। तो देखिए कि आपके अंदर जितने सवाल है, आपके पास लगभग यहाँ पे क्वेश्चंस हैं 3000 के आसपास। ओके, टोटल 2007 से लेकर 2022 तक हर एक टॉपिक के मिला के 3000 के आसपास क्वेश्चंस हैं। मैं डेली आपको 30 क्वेश्चन सिखाऊंगा, डेली आपको 30 क्वेश्चन सिखाऊंगा। मीन्स आने वाले 100 दिन के अंदर, मीन्स अप्रॉक्स 3.5 मंथ्स, आप लोग अपना सीडीएस का जो PYQ है वो कंप्लीट आराम से कर लोगे। बस डेली आपको 30 क्वेश्चन पढ़ने हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर आप आपके मन में एक डाउट तो ये होगा कि सर मैंने तो अपना सिलेबस खत्म नहीं किया, मैंने टॉपिक अपना देखा नहीं है, तो क्या PYQ को मैं देख सकता हूँ? देखिए यहाँ पर, अगर आपको बेसिक मैथ्स भी आती है, आपने क्लास 10th तक भी अगर अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से नहीं अगर एवरेज रह के अगर पढ़ाई की है अपनी, तो आप लोग PYQ आराम से देख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में उसके पीछे का कंसेप्ट भी बताऊंगा। और फॉर्मूला आपको यहाँ पे समझना नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना है, याद कर लेना मेरे साथ में, ठीक है। और उसके साथ में जितने टॉपिक्स के वीडियो वो तो मैंने अपने यूट्यूब पे सिखा के ही रखे हैं, और मैं फिर से अपना एक मैथ्स का स्पेशल बैच स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप वहाँ पे भी आके ज्वाइन हो सकते हो और अपने मैथ्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। आइए, तो हम लोग शुरू करने वाले 2007 से 2022 तक पूरा क्वेश्चन, क्योंकि 2022 में जो अभी सीडीएस हुआ है। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ थीटा। ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ थीटा। ओके, तो बताइए यहाँ पर कौन सा होगा जहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगी या फिर उससे बराबर होगी। अब यहाँ पे एक जो यहाँ पे कंडीशन आपको दिखाई दी है, मैं आपको इस कंडीशन का मतलब समझा देता हूँ। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा, इट इज लेस देन और इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री भी हो सकती है और 90 डिग्री भी हो सकती है, और इनके बीच में कुछ भी हो सकती है। सपोज मैं अगर इक्वल टू का साइन अभी निकाल देता हूँ, मान लो यहाँ पे थीटा इट इज लेस देन 90 डिग्री और इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। इसका मतलब क्या था हमें कि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 और 90 को छोड़कर कुछ भी हो सकती है जो इनके बीच में लाई करता है। 0 0 और 90 के बीच में आने वाली सारी वैल्यूज थीटा की हो सकती है, लेकिन 0 और 90 नहीं होंगे, ये उनके बिटवीन में लाई करेगा। समझिए आप लोग, तो ये इक्वल टू का जो यहाँ पे साइन है उसके लगने से पूरा स्टेटमेंट का जो मतलब है वो चेंज हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मेरे थीटा की वैल्यू 0 और 90 दोनों में रख सकता हूँ। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन प्रोसेस का यूज करने वाले हैं। ओके, सबसे एकदम मस्त मस्त तरीका वही है। साइन थीटा की किसी भी टेबल में √2 नहीं आता, 1/√2 आता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2, देखो दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इतना हम सबको पता है, लेकिन कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 पे 1 होती है। ओके, और ये 0 पे 0 होती है, तो किसी सेम थीटा के लिए ये दोनों दो कभी नहीं देंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट पे मैच होते हैं, जहाँ पे थीटा की वैल्यू 1 बाय, जहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 होगी, मतलब थीटा की वैल्यू वहां पे क्या होगी, 45 डिग्री होगी। और 1/√2 प्लस 1/√2 को जोड़कर कभी 2 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी मेरा आंसर नहीं है। समझ गए? आपको एलिमिनेशन लगाना है। अगर आपको हर एक, देखो सबसे मेन चीज क्या होती है, एक तो सारा सिलेबस आपको आता हो, अगर सारा सिलेबस नहीं भी आता, कम से कम ऑप्शन को गलत साबित करना तो आता हो आपको। ओके, अब देखो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा को जोड़ने पर 0 आना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है पॉसिबल जिसको जोड़ने पर 0 आए? बिल्कुल नहीं है। ऐसा देखो, ये 2 हो गया, ये 0 हुआ, ये तभी पॉसिबल है जब किसी एक पॉइंट पे वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आएगा, क्योंकि आप कोई भी ऑप्शन लेकर, मैं अगर थीटा को यहाँ पे 0 रखता हूँ तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, नहीं होगा,
30 पे सेम नहीं होते, 60 पे सेम नहीं होते, 90 पे भी सेम नहीं होते, ओनली 45 पे सेम होते, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, ये शायद चांसेस है। मैं अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री रखता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए ये आपका बन जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है आपका, 1 होता है, 1 माइनस 0 कितना मिल जाएगा आपको, ये 1 मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका ट्रू है। समझ गए? तो ये क्वेश्चन था मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड का, लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन आपको इलाबोरेट करके सिखाने वाला हूँ। जैसे कि आपने मेरी पिछले बार की जो नंबर सिस्टम की पीवाई की उसकी वीडियो देखी होगी, पूरी की पूरी 8.5 घंटे की वीडियो है वो, जिसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चन सिखाए हैं। वो वीडियो बहुत लेंदी था, इसलिए बच्चों को थोड़ी उसके अंदर प्रॉब्लम आई। इसके लिए मैं अब 30-30 क्वेश्चन करके सिखाने वाला हूँ। नहीं तो मैं एक ही बार में इसके 250 क्वेश्चन सिखा देता आपको, लेकिन क्या होगा, आपके ऊपर ज्यादा बर्डन ना है। इसलिए डेली डेली आप लोग 30-30 क्वेश्चन अगर पढ़ते हो तो आने वाले 3.5 महीनों में आपका पीवाईक्यू खत्म हो जाएगा अच्छे से। और सीडीएस के पीवाईक्यू आपको सीसेट, एसएससी, सीजीएल और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में भी काम आएंगे। ओके, क्योंकि सीडीएस के पेपर बहुत अच्छे से बनते हैं। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये क्या हो गया, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, चलिए अब यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में ना थीटा को पुट करिए, क्योंकि ये जो वैल्यू यहाँ पे रखी है ये किसी ना किसी थीटा को पुट करके ही रखी है। तो सॉल्व करने की जगह, क्योंकि देखो अगर जो आम बच्चा रहता, जो एवरेज बच्चा होता है, उसका नॉर्मल ट्राई क्या होता, उसका नॉर्मल ट्राई ये होता, साइन थीटा प्लस, वो कोसेक को 1/sin लिखता, हो गया कोसेक को 1/sin लिखता बराबर 2 लिखता। यहाँ पे क्या मिलता उसको, यहाँ मिलता उसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2। फिर वो यहाँ पे जाता साइन स्क्वायर थीटा, ये एक को यहाँ भेजता, यहाँ पे एक आता उसका। फिर यहाँ पे ये स्क्वायर रूट लेगा तो साइन थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे ये साइन थीटा बराबर 1 कौन से मान, कौन से थीटा के लिए साइन की वैल्यू एक एक मिलती है, बोलता है 0 बराबर 90 डिग्री। तो इसको थीटा यहाँ पे जाके मिलता। ओके, तो इसको थीटा यहाँ पे मिलता। ओके, तो अभी आप लोग अपने थीटा की वैल्यू इसमें पुट कीजिए। ओके, चलिए थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। तो कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। एक का पावर कितना भी कर लो, एक ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सिंपल था। अब बात आती है कि थीटा की वैल्यू हमको डायरेक्ट निकालनी है, समझ गए? थीटा की वैल्यू हमको डायरेक्ट निकालनी है, तो डायरेक्ट कैसे निकाले, क्या आप लोग इतना लंबा प्रोसीजर अप्लाई करोगे? बिल्कुल भी नहीं करना। जो दिमाग वाला होगा वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। यहाँ पे देखो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू दी है 2। अगर आप सबको हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पता है, तो आप सबको पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और कौन से थीटा पे होती है, वो 90 डिग्री के ऊपर होती है। इसीलिए अगर आप लोग सिलेबस पूरा पढ़ते हो, मैंने पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री सिखा कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपको एक बार उसको पढ़ना चाहिए, पूरी ट्रिग्नोमेट्री। समझ गए? आप लोग अगर उसको पढ़ लेते हो ना, तो आपके ट्रिग्नोमेट्री के 90% क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे आपके सीडीएस के पेपर में। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई कोचिंग, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ मेरे यूट्यूब के वीडियो से ही आप लोग, लगभग मैंने 27 लेक्चर लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का 27 लेक्चर। ओके, आप अगर ऑफलाइन में जाते हो तो मुश्किल से 2 से 3 दिन सिखाएंगे वो लोग। मैंने एकदम डीप में उतर के सिखाया आपको। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। इसलिए हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू याद होगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपके लिए सिंपल बनते हुए चले जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे आ जाए, देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ थीटा इज रियल नंबर, इफ थीटा इज बिलोंग्स टू रियल नंबर is such that sec theta is greater than 0, sec theta is greater than 0। इसका मतलब क्या है, sec theta की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, इसका मतलब क्या है कि sec theta की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है। देन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा माइनस 6 बराबर 0। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec थीटा। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे ना आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज किया जा सकता था, अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज किया जा सकता था। इन केस में अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन चेंज करना चाहूँ, जो आपके लिए मैं लिखूं, ओके, जिससे आपका माइंड थोड़ा सा भ्रमित हो सकता है, जिससे आपका माइंड क्या होगा, थोड़ा सा भ्रमित हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन दी है ना, वो वो दी हुई कंडीशन और दिए हुए ऑप्शन से क्वेश्चन का डायरेक्शन पूरा बदल सकते हैं।
देखिए जैसे मैं अगर यहाँ पे आपने क्वाड्रेंट्स के बारे में अगर पढ़ा होगा, आपने क्वाड्रेंट्स के बारे में अगर पढ़ा होगा, थोड़ा साइड में लेता हूँ मैं। आपने अगर क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेक थीटा इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि सेक थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। ओके, sec theta it is greater than 0, it means sec theta is positive। sec theta की वैल्यू पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में आती है? ऑल, सरदार, टैक्सी, चोर। ओके, ऑल, सरदार, टैक्सी, चोर। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? एक तो यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, साइन से लेकर कोसेक तक। ओके, फिर इसके अंदर ऑल, सरदार, टैक्सी, चोर, यहाँ पे केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबके सब नेगेटिव होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेन थीटा, यहाँ मिल जाएगा आपको बराबर में कॉट थीटा। ओके, बराबर में कॉट थीटा। और यहाँ आपको, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ आपको मिल जाएगा कॉस थीटा और यहाँ आपको मिल जाएगा सेक थीटा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि सेक थीटा मेरा दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव आता है, एक तो ये वाला क्वाड्रेंट और एक तो ये वाला क्वाड्रेंट। अब कौन से क्वाड्रेंट के सेक थीटा को लिया है ये लोग ने? फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट के सेक थीटा को लिया है या फिर फोर्थ वाले क्वाड्रेंट के सेक सेक थीटा को लिया है? अब ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर। और ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, इन केस में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले इसका आंसर बता देता हूँ, जिससे कोई नुकसान नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और मान लो मैं अगर यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ओके, मैं यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्या मैं यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कि मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ -3/√5। अगर सिर्फ इतना सा ऑप्शन आते ही, इतना सा ऑप्शन आते ही आपका आंसर ये बन जाएगा। ज्यादा पॉसिबिलिटीज इस आंसर की होगी यहाँ पर कि आपका आंसर माइनस होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़ के सब निगेटिव होते हैं। ओके, अब आप तो बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सेक भी तो हो सकता है। मैं क्या बोला? हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब लोग ही पॉजिटिव होते हैं, बोलते हैं ना एक कॉमन ग्रुप जिसके अंदर सब लोग मिलजुल के खेलते हैं। ओके, तो इसकी पॉसिबिलिटीज वहां पे घट जाएंगी, इसके चांसेस वहां पे कम होंगे। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे √3/5 है कोसेक की वैल्यू, और यहाँ पे -√3/5 है। ओके, तो पॉसिबिलिटीज किसकी होंगी ज्यादा? मैंने माना कि मान लो अगर सेक थीटा इज ग्रेटर देन 0 बोला है, सेक थीटा इज ग्रेटर देन 0 बोला है, मतलब मेरा सेक थीटा क्या है? पॉजिटिव है। सेक थीटा मेरा पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और फोर्थ में। अगर मैं सिर्फ स्पेशल सेक की बात करता हूं, तो मैं फोर्थ वाले के साथ जाना ज्यादा पसंद करूंगा। समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलिए। अगर लेस देन 0 होता तो बात अलग होती। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना सीखो, क्योंकि आपके बहुत मतलब आपका आधे क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन में छुपा हुआ होता है। कितने ऑप्शंस तो रॉन्ग होते हैं उसमें से, कितने ऑप्शंस तो उसमें से रॉन्ग होते हैं। अगर यहाँ पर सेक थीटा की अगर यहाँ पे बोल दिया होता सेक थीटा इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का ऑप्शन दिया होता या फिर कोई एंगल दे दिया होता यहाँ पर, और तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं सीधा देखता कौन सा ऑप्शन नेगेटिव है, मैं सीधा उसको टिक मार्क मारता, मैं क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करता। समझ गए? इसीलिए ऑप्शन वाले पेपर के अंदर आपको ये बार बार सोचना पड़ेगा कि या ये मेरा क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व होगा, या मुझे ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं कि जिनको मैं निकाल सकूं। तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है और सिलेबस कंप्लीट करने पर ही आता है। ऐसा कभी मत सोचना कि मैं टिप्स और ट्रिक्स कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देख लूं जिससे मेरा फायदा हो। टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, लेकिन वो सब कंसेप्ट से निकाले हुए ही होते हैं आपके। समझ गए आप लोग? वो सब सिर्फ सिर्फ कंसेप्ट से निकाले हुए ही होते हैं। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। अब इसको सॉल्व करना है ना। आइए, अब इसका 3/√5 कहाँ से है वो भी आपको मैं बता ही देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो आपको मेथड सिखाने वाला हूँ वो मेथड आपको जिंदगी भर नहीं बोल रहे हैं, वो आपको अलजेब्रा में भी काम आएगा। जब आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तो आपको फैक्टर्स निकालने के काम में आएगा, अर्थात रूट्स। जो रूट्स आप लोग निकालोगे वो उसके काम में आएगा। देखो यहाँ पर इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है 2sec² प्लस सेक थीटा माइनस का 6 बराबर 0। मैं मान लेता हूँ आपने अभी तक इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप लोग सॉल्व कर, तो मैं मानता हूँ कि आपको नहीं आता, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू अगर मेरी x है तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2x² प्लस x माइनस का 6 बराबर
0। ओके, मैंने माना कि मेरे सेक थीटा की वैल्यू 0 है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो क्या आप लोग यहाँ पे फैक्टर्स लेते बैठोगे? 6 2 12, तो मल्टीप्लाई करने पे 12 मिलना चाहिए, फिर उसको प्लस माइनस करने पे एक्स मिलना चाहिए। तो मैं इसको ना बेसिक से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको एक बार। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2x²। मैंने मान लिया मेरे को नंबर मिल गया 4 और 3 नंबर मिल गया मेरे को। ओके, नंबर क्या हो गया मेरा, 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। अब यहाँ पे कोई बच्चा ये मत बोलना क्योंकि सर मुझको ये नहीं आता बिल्कुल भी, तो आपका मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है। ओके, तो यहाँ पे मेरे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने 2x कॉमन लिया, यहाँ कितना मिल जाएगा x+2। यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने -3 कॉमन लिया, यहाँ पे भी मेरे को x+2 मिल जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ पे मेरे को 2x-3 इंटू x+2 बराबर में 0। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2x-3 बराबर 0। उसके बाद में यहाँ पे कितना मिल जाएगा, x+2 बराबर 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3/2। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -2। तो माइनस तो काउंट नहीं होता आपका x का, तो यही होगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपका, सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर 3/2, जो आप लोग गेस करोगे। समझ गए आप लोग? अब मैंने प्लस में क्यों लिया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सब कुछ प्लस में तो दिखाई दे रहा है, माइनस में कुछ थोड़ी दिखाई दे रहा है मेरे को। मैं प्लस में लूंगा ना, मैं माइनस में लेता अगर यहाँ पे <0 बोला होता, या फिर कोई डिग्री की वैल्यू दी होती, या फिर क्वाड्रेंट ही बता दिया होता कौन से क्वाड्रेंट में है, तो मैं ये वैल्यू जरूर कंसीडर करता मे भी शायद तब। बट मेरे को ऑप्शन भी सारे पॉजिटिव में, और यहाँ पे थीटा 0 से बड़ा ये भी लिखा हुआ है, तो सारे के सारे चांसेस यहाँ पर यही है, इसकी वैल्यू 3/2 ही होगी। उसके बाद में इसको सॉल्व करना है। सेक थीटा मेरा क्या होता है बताइए, सेक थीटा मेरा होता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो ये मेरा हाइपोटेनियस है, ये मेरा एडजेसेंट है। तो मेरे को अपोजिट क्या मिल जाएगा, अपोजिट मेरा क्या होगा, हाइपोटेनियस माइनस एडजेसेंट, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4। मैंने डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, मैं बेसिक बताने वाला नहीं हूँ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा √5। ओके, √5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोसेक की वैल्यू पूछिए, कोसेक थीटा आपका क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनियस। ओके, हाइपोटेनियस 3 अपॉन अपोजिट कितना है मेरा, √5, तो 3/√5। ये है इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। ओके, अब ये डिटेल सॉल्यूशन मुझको तो नहीं करना है ऐसे अपने पेपर के अंदर, और ना ही मैंने किया था अपने सीडीएस के टाइम पे ऐसा। ओके, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम सीडीएस दिया था, आई थिंक मेरे को मिले थे 85 मार्क्स। नो, मेरे को फर्स्ट टाइम में 70 पॉइंट कुछ तो थे, सेकंड टाइम में मेरे को 85 मार्क्स मिले थे, जो मैंने खुद घर पे कैलकुलेट किए थे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैंने अपनी स्पीड इंक्रीज की थी, मैंने कैलकुलेशन कम किया था, बहुत कम, कि जिस चीज की जरूरत नहीं मैं उसको लिखूं क्यों। समझ गए ना? पीछे के जो पेजेस दिए हुए होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस मैथ्स के लिए दिए हुए होते हैं। अरिथमेटिक मैथ, अरिथमेटिक के लिए कभी सॉल्व ही नहीं करने का, क्योंकि अरिथमेटिक का वेटेज आपका घट गया पेपर में। 20 से ज्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है, 20 से इस साल तो 12 आए थे। ओके, चलिए अब यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब मानिए मेरे को चाहिए सेक थीटा की वैल्यू, तो सेक थीटा यहाँ पे लिखिए, मारिए ऐसा है, 2 एरो मारिए। अब इसके फैक्टर्स अपने मन में सोचिए, 6 2 12, मल्टीप्लाई करने पे 12 चाहिए, प्लस माइनस करने पे प्लस चाहिए मेरे को, +1 प्लस सेक। ओके, तो यहाँ मेरे को मालूम पड़ गया कि +4 और -3 मेरा एक फैक्टर बन सकता है। यहाँ पर +4 और -3 मेरा एक फैक्टर बन सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इतना करने के बाद में जो स्क्वायर के साथ में कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो। उसको डिवाइड करने के बाद जो सेकंड स्टेप होगा, साइन चेंज कर दो दोनों का। तो ये आपका 2 आएगा, तो 2 आपका -2 बन जाएगा, ये 3/2 -3/2 आपका 3/2 बन जाएगा। तो माइनस को निकाल दो, 3/2 को रखो, तो आपको मिल जाएगी सेक थीटा की वैल्यू 3/2। अब बताइए ये आसान है या फिर वो एकदम टफ मेथड जो मैंने बताया, वो भी टफ नहीं है लेकिन वो कैलकुलेटिव है, इट टेक्स टाइम। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा एडजेसेंट वेट, ये आपको मिल जाएगा हाइपोटेनियस, और ये आपको मिल जाएगा एडजेसेंट। तो अपोजिट कितना होगा आपका, √5 होगा। समझ गए? तो कोसेक की वैल्यू कितनी होगी आपकी, इतनी होगी। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं है? चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन, मतलब कि अगर देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन प्रिंट हुआ था, क्योंकि इसके देखो रॉन्ग क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ मालूम है? क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन बना था बहुत सारी बुक्स के अंदर,
इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ओके, बट इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ द अबोव। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारी बुक्स के अंदर ये मिस्टेक हुआ है, तो मैं क्वेश्चन को रॉन्ग बोलूँ या फिर जो बुक्स के अंदर दिया उसको रॉन्ग बोलूँ। आप लोग सोचते रहोगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, देखो मैं आपको यहाँ पे रीजन के साथ बताता हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो आप सबको मालूम है बेसिक कैलकुलेशन क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा आपको साइन एक्स। ओके, यहाँ आपको मिल जाएगा साइन एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे लिख सकते हो, तो मैं कॉस स्क्वायर एक्स को वहां पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होगा, क्या है, एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। ओके, एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, बट यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिफाइड ट्रू। ये ट्रू होता है किस कंडीशन के अंदर, ये क्या होगा, ये ट्रू होता है किस कंडीशन के अंदर। ओके, तो यहाँ पर क्या, ये 360 डिग्री का मल्टीपल है, वैल्यू पुट करोगे सॉल्व करोगे मिल जाएगा। एक्स इज नॉट एन ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। एक तो एक ये स्टेटमेंट दिमाग में लगा मेरे सबसे पहले। फिर x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री के मल्टीपल की सिर्फ बात करते तो उसके अंदर ऑड और इवन दोनों मल्टीपल काउंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या, x इज नॉट एन ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री एंड x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। अगर इसको मैं सही मानूं तो ये मेरा रॉन्ग होगा। ओके, इसको मैं सही मानूं तो ये मेरा रॉन्ग होगा। अगर ये रॉन्ग है, अगर ऑड मल्टीपल भी नहीं है तो कोई मल्टीपल भी नहीं होगा, क्योंकि x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो जाएगा। और एक मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, तो 180 डिग्री 360 डिग्री या फिर इनके मल्टीपल्स की कोई भी वैल्यू आप रख लो, ये कंडीशन ट्रू ही साबित होती है। इसके लिए आपको क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, नन ऑफ दी अबोव। समझ गए, ये क्वेश्चन बड़ा डाउटफुल था जब ये 2007 में पूछा गया था। ओके, क्योंकि हर एक बुक के अंदर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर दिया गया है, जो गवर्नमेंट द्वारा आंसर की रिलीज रखी थी, लेकिन कोई प्रॉपर रीजन किसी बुक के अंदर दिया नहीं गया है। ओके, चलिए तो आप इसको स्टार मार्क दीजिए, डाउट में रखिए, अलग सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, इट इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोग बोलोगे मैंने इतने फटाक से जीरो क्यों बताया, क्योंकि मैंने पहले सिखा के रखा है। जी हाँ, सिखा के तो रखा ही है, बहुत बार सिखा चुका हूँ मैं सीडीएस के पीवाईक्यूज। अब देखो यहाँ पर, अब ऐसा मैंने क्यों बोला मालूम है, यहाँ पे 3 नंबर दिखाई दे रहे, 3, 4 और 5। ओके, अब इन नंबर का खेल देखिए, यहाँ पे ना एक स्पेशल केस आता है, या फिर आप इसको कंसेप्ट बोल सकते हैं, इफ इफ ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा is equals to c, then a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। या फिर आप इसको बोल सकते हो, लेट ये मेरा के है, तो मेरे के की वैल्यू क्या होगी, मेरे के की वैल्यू होगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया, क्यों सॉल्व किया, कि 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ने पे अभी मेरे को 25 आएगा, 25 माइनस 0, डायरेक्ट मेरा आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। ओके ओके, तो बस इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको 0 रखा था। अब देखो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, इसलिए क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो गया। इन केस अगर कोई दूसरा नंबर पूछा जाता है, तो वहाँ पे तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा वाला, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। मैं इसको लेट से मान लेता हूँ कि मेरा के है, आपके के की वैल्यू ये होगी। ओके, चलिए अब यहाँ पे मैं आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन देता हूँ। आइए, मानिए तो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 5 साइन थीटा प्लस 12 cos थीटा बराबर में 13, then what is the value of
5 cos थीटा माइनस 12 साइन थीटा। अगेन इसकी वैल्यू मेरी आएगी 0। 0 क्यों आएगी? क्योंकि 5, 12, 13 भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। ओके, समझ गए? देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है? दो एडजेसेंट साइड आपके ये दो पहले लिखे होंगे, लास्ट में हाइपोटेन्यूस लिखा हो, तो इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। जैसे कि यहाँ पे 3, 4 और 5 होंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे ये मेरा 5 होता है, ये 4, ये 3, आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हो। समझ गए? वैसे ही आप अगर इनकी वैल्यूज चेंज चेंज करते हो तो ये आपको 13 मिल जाएंगे, ये आपका 12 होगा और ये 5 होगा। समझ गए? तो कुछ कुछ चीजें अगर आपके माइंड में पहले से फिक्स हैं तो आप लोग क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर लोगे, आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। समझ गए बच्चा? चलिए, एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन गाइस, अगर आपको मुझसे पर्सनली मैथ्स पढ़ना है तो यू कैन ज्वाइन माई मैथ स्पेशल पेड कोर्स, जिसके अंदर आपसे एक साथ फीस नहीं ली जाएगी। जैसे कि आप लोग नॉर्मली ट्यूशंस में नहीं जाते, तो यहाँ पे मैं आपको घर पे से खुद से सिखाऊंगा, ऑनलाइन लैपटॉप वगैरह के ऊपर लाइव होगा सारा सेशन वगैरह, जिसके अंदर मैं आपको 7 to 8 मंथ्स के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से सिखाऊंगा। एक बार मुझसे मैथ्स पढ़ ली, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का मैथमेटिक्स हो आप लोग उसको क्लियर कर लोगे। बस बेशक वहाँ पे जो आपकी फीस होगी वो थोड़ी वेरी करेगी। इन केस अगर आप लोग यूपीएससी सी सेट के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको 3000 रुपीज़ पर मंथ देना होगा, और अगर आप लोग सीडीएस के लिए जाते हो तो वो बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है। बट आपकी फीस यहाँ पे 500 से 1000 तक के बीच में रहेगी मंथली। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। मैं बेशक यहाँ पे कोशिश करने वालों की फीस आपकी 500 रखूँ मैं, बट वो कंटेंट पे डिपेंड करता है कि कंटेंट अभी मैंने शीट टाइपिंग के लिए दी है, जब शीट टाइप होके आएगी वहां से तब मैं फीस डिसाइड करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली ये तो आपका 500 रुपीज पर मंथ ही मैं रखने वाला हूँ। ओके, चलिए, तो आप लोग इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको इससे जुड़ी हुई पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मिल जाएगी। चलिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ सेक थीटा इज 13/5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, चलिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। और क्या करोगे तुम लोग? चलो देखो यहाँ पर, अब मैं क्वेश्चन को क्वेश्चन में निपटाता हूँ। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? सेक थीटा का मेरा फॉर्मूला क्या होता है बताइए? सेक थीटा का मेरा फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। इतना तो आता है ना आपको? और ये मेरा 5 और 13 है, अपोजिट क्या बनेगा? 12 बनेगा ना। 5, 12, 13 का मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बताया जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, तो अपोजिट मेरा कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा। अब क्या आप लोग यहाँ पे हाइपोटेनियस, एडजेसेंट और अपोजिट मिलने के बाद में इसको क्या एक एक वैल्यू रख के यहाँ पे सॉल्व करने वाले हो? बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। इसको और सिंप्लीफाई करो, दोनों ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड मारोगे, कॉस निकल जाएगा, साइन बाय कॉस 10 होता है, तो यहाँ कितना मिल जाएगा? 2 tan थीटा माइनस का 3/4 tan थीटा माइनस का 9। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब आपको यहाँ पे 10 सॉल्व करना है। 2 10 क्या होता है आपका? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो 10 क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजस्टमेंट, मतलब 12/5। ओके, 12/5 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4 × 12/5 माइनस का 9, कितना बन जाएगा मेरा ये? 24 माइनस 15, क्योंकि 5 5 दोनों का डिनोमीटर कैंसिल हो ही जाएगा। 48 माइनस 9, सॉरी 48 माइनस 45, तो ऊपर कितना मिल जाएगा? 9/3 बराबर आंसर आपका आ जाएगा 3। ऑप्शन प्रोसीजर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट अगर आप लोग दिमाग अपना रन करते तो यहाँ पे आपको अपोजिट की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती, पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको यहाँ पे। समझिए कि आप लोग अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो वहाँ पे आपका दिमाग खर्चा होना तय है। ये पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर लो, उसके बाद माइनस करो, फिर स्क्वायर रूट लो, फिर आप लोग यहाँ पे अगर कॉस से डिवाइड नहीं किए होते तो फिर साइन की वैल्यू पुट करो, कॉस की पुट करो, दोनों को सॉल्व करो, तो वो थोड़ा सा लंबा मेथड बन जाता है आपका। इसलिए क्वेश्चंस को जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश रखो आप लोगों के। चलिए,
अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देखिए, ये आपका है p इक्वल्स टू साइन रेस टू 10x। क्या लिखा है, p इक्वल्स टू साइन रेस टू 10x, then which one of the following is correct for any value of x? Okay, then which one of the following is करेक्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स? अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, अगर आपने क्लास 11th में, अगर आपका साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी रहा हो, ट्रिग्नोमेट्री का अगर एक चैप्टर रहा हो या फिर डिफरेंशिएशन आपको रहा हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्लास 11th के अंदर साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों बच्चों को रहती है, चाहे वो कौन से भी स्टेट के हो, बशर्ते उस बच्चे ने मैथ्स का सब्जेक्ट लिया हो। तो आपने वहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पढ़ी होगी। तो यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मतलब रेंज दी जाती है, जो रेंज होती है 0 से लेके 1 की। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि साइन स्क्वायर एक्स का जो मैक्सिमम जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। ओके, अब ये ऐसा क्यों होता है, मैं आपको इसका रीजन भी दे ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर आपने बताया नहीं। अगर आपको साइन एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होगा 0, 30, 30, 45, 60, 90 में, तो आपने देखा होगा साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो +1 होती है। समझ गए? वो क्या होती है? वो +1 होती है। मतलब जो साइन एक्स की वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी, या फिर 0 से बड़ी होगी, या फिर 1 के बराबर होगी, या फिर 1 से छोटी होगी, लेकिन उसके बाहर नहीं जाने वाली। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसका स्क्वायर किया है। तो मुझे क्या मिल जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर करने पे कभी सिंबल्स का कुछ चेंजेस नहीं आता है। तो साइन स्क्वायर एक्स +1 का +1 ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा। समझ गए आप लोग? तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो थोड़े अपने दिमाग को रन करो। ओके, तो साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से +1 तक के बीच में है। मुझे 10x का पूछा गया है, तो मैं इसका पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर? देखिए, ये तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा? साइन रेस टू 10x इट इज लेस देन इक्वल्स टू +1, और साइन 10 रेस टू nx किसके बराबर है? p के बराबर है। देन p इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पे 0। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू है मेरा? ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। समझ गए? 2007 CDS 2 में पूछा हुआ सवाल है, सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको रेंज याद होगी तो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखिए, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, 3D सारे के सारे क्वेश्चन इजी आते हैं। टफेस्ट थोड़ा 3D आता है केवल, नहीं तो वो भी टफ नहीं आता। बस 3D के अंदर शेप्स का मिक्सचर कैसा दिया वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो क्वेश्चंस आपके अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, और आपका ये ट्रिग्नोमेट्री, और आपका DI 10 मार्क का तो पक्का होता है, जिससे आप लोग 60 नंबर तो आराम से स्कोर कर सकते हो। कितने नंबर? 60 नंबर आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हो। चलिए, अगला क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है, बट आप लोगों को गधों की तरह सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है cos स्क्वायर π/8, तो लास्ट में देखिए साइन स्क्वायर π/8 है, तो दोनों को जोड़ने पे आपको यहाँ पे 1 मिलने वाला है। ओके, चलिए, देन प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर π/4, cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री क्या होती है बताइए आप लोग? cos 45 होता है 1/√2। ओके, 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/2 होगा, इंटू माइनस cos 60 डिग्री। ओके, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? sec 60 डिग्री। cos 60 डिग्री मेरा होता है 1/2, तो cos sec 60 डिग्री की मेरा क्या होगा? 2 होगा। उसके बाद में प्लस 5 इंटू, यहाँ पे कितना मिला? 10 स्क्वायर 60 डिग्री। 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 10 60 डिग्री कितना होता है मेरा? 10 60 डिग्री मेरा होता है √3। अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूँ मुझे कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा, तो 3। तो यहाँ पे मेरा सॉल्व हो गया है। ये 2 से 2 जाएगा, ये +2 -2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 1 + 15 इट इज 16। अगर जिस बच्चे ने स्पीड अप में सॉल्व किया होगा, मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड, 5 से 10 सेकंड, ज्यादा ज्यादा 15 सेकंड का सवाल था ये। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर थीटा इट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा? मतलब मेरे जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में लाई करती है, लेकिन आफ्टर सॉल्विंग दैट, सॉल्व करने के बाद में उसके अंदर एक भी थीटा नहीं बचता, मतलब कोई इंटीजर बचना चाहिए। ओके,
कोई इंटीजर बचना चाहिए। ओके, चलिए। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी जगह मिल सके यहाँ पर। ओके, देखिए मेरा पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, ये -1 का मतलब होता है ऊपर की वो नीचे डिनोमिनेटर में था, मैंने ऊपर उसको लेके आया तो मैंने उसको -1 लिखा है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर आपको नीचे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या होता है मेरा, ये बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर मेरा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब ऊपर मेरे को देखो, क्वेश्चन ना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहो तो डिनोमिनेटर से सॉल्व, इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं क्या बोला, अपने ब्रेन के अंदर ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो ताकि आप लोगों को पेन पेपर पे कम लिखना पड़े उतना। अगर आप लोग देख रहे हो कि नीचे मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है, क्योंकि जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन कितना मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है, वो मेरा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मेरे को इसको इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा बनाना है, अगर मेरे को इसको थीटा से फ्री फ्री करना है, तो ऊपर मेरा एक तो स्क्वायर का टर्म बनना चाहिए जो कि कॉस स्क्वायर का टर्म बनना चाहिए। और अगर ये यहाँ पे जाएगा, रुको दूसरा रंग लेता हूं मैं। ओके, अगर ये मेरा यहाँ पे जाएगा और ये मेरा यहाँ पे जाएगा, तो कॉस इंटू साइन कोई स्क्वायर का टर्म नहीं बनाएंगे, साइन इंटू कॉस ये भी कोई स्क्वायर का टर्म नहीं बनाएंगे, लेकिन एक कॉस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एक कॉस इस 1 से ये वाला कॉस मल्टीप्लाई होगा, और इस 1 से ये वाला कॉस मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों मिलके 2 कॉस थीटा बना सकते हैं, लेकिन 2 कॉस से कॉस स्क्वायर का एक ही कॉस कैंसिल होगा, दो कॉस नहीं होगा, मतलब इन केस वहां पे थीटा मेरा बची ही जाएगा। तो मेरा पहला स्टेटमेंट तो थीटा से इंडिपेंडेंट नहीं है। अब पहला स्टेटमेंट अगर मेरा थीटा से इंडिपेंडेंट नहीं है तो ओनली वन तो आंसर होने से रहा, जब ओनली वन नहीं है तो बोथ 1 एंड 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 तो मेरा नहीं है और 1 इसके अंदर है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो मेरा तुरंत ही निकल गया, नलीफाई हो गया वो। अब बचा ऑप्शन नंबर बी और डी, यहाँ पे मेरा बचा हुआ है। ओके, अब बी और डी मेरा बचा हुआ है, तो बी और डी को भी यहाँ पे सॉल्व सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए ना, आपको इतना बेसिक कैलकुलेशन आता होगा, अगर अगर आप लोग पीवाईक्यू का वीडियोस देख रहे हो, नहीं तो मैं आपको इसके बाद में इसका सॉल्यूशन देता हूँ। ओके, चलिए। तो cos थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस का 1। तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा आप लोग रिवर्स करो। ओके, इसको आप लोग कोसेक थीटा प्लस 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे डिनोमिनेटर में क्या मिलने वाला है आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ओके, मतलब यहाँ आपको मिल जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। माइनस को जाने दो, माइनस को मारो गोली, क्या आपको ऊपर कॉट स्क्वायर थीटा का कोई टर्म मिलने वाला है, पता है मेरे को, कॉट स्क्वायर थीटा कोई टर्म मिलने वाला है। cos थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक मेरा होता है 1 अपॉन साइन, तो cos अपॉन साइन कॉट थीटा मिल जाएगा, लेकिन कोसेक थीटा नहीं मिलने वाला है, इसलिए मेरा ये वाला चीज भी थीटा से इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी मेरा रॉन्ग है। ये थीटा का इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं आएगा, ओनली 2 बच गया मेरा ऑप्शन नंबर डी, इट इज दी माई राइट आंसर। समझ गए, केवल थोड़ा सा आप लोगों को आंखें ज्यादा खोल कर रखनी है। अब आपको मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। चलिए, आइए मैं आपको ये सॉल्व, मैं एक सॉल्व करता हूँ, दूसरा आप लोग खुद से सॉल्व करना। ओके, चलिए। यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, देखिए यहाँ पर वेट, वहां पे ना माइनस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो 1 को मैंने यहाँ लिया, कॉट को वहां पे भेजा, तो मेरा वहां पे मिल जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए। तो यहाँ नीचे क्या मिल रहा है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा क्या, यहाँ पे क्या देगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा। तो इससे ये कैंसिल होगा, ऊपर क्या मिल जाएगा आपको 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपको 2 अपॉन कॉस मतलब 2 सेक थीटा मिल जाएगा। तो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ओके, तो सेकंड वाला आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उसके नीचे आपको क्या मिलेगा, कॉट थीटा मिलेगा, कॉट थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। तो वहां पे क्या होगा आपका 1 अपॉन कॉट आएगा, तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, टेन थीटा मिल जाएगा। समझ गए आप लोग? ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे समझ में आया होगा। करते क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। अब आप सोचते रहोगे कि सर इतना एक क्वेश्चन में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर आप लोग क्वेश्चन को एनालाइज करना सीख गए, वो भी पीवाई क्यूज के साथ में, अभी 2007 पे है, बहुत ही जल्द हम लोग 2022 पे भी होंगे। बस बने रहे, क्योंकि 100 डेज का सफर है ये पीवाई क्यूज का। 100 दिन साथ में लगातार बने रहे आप लोग, ताकि आपका जल्दी से खत्म हो जाए। देखिए आज चालू है अगस्त का महीना, सितंबर में सीडीएस टू का पेपर है, सितंबर में फिर अक्टूबर, नवंबर मिड तक आपका पीवाई क्यूज खत्म पूरा का पूरा। ओके, चलिए, अगर आप लोग अप्रैल 16 की तैयारी कर रहे होंगे तो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10वां। cos थीटा इज p अपॉन q एंड थीटा इज acute, then what is the value of this? then what is the value of this? अब यहाँ पे इसका बोलने का मतलब क्या, अब यहाँ पर इसका बोलने का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पर एक चीज लगा दूं, थीटा इज ऑब्ट्यूज, थीटा इज ऑब्ट्यूज और थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग होके यहाँ पे आपको मिल जाएगा नन ऑफ दिस। क्या मिल जाएगा? नन ऑफ दिस। अब ऐसा क्यों होगा? मैं अगर यहाँ पे इसको चेंज कर दूं, इसको बोल दूं थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्वेश्चन चेंज, आंसर फटाक से बदल जाएगा आपका। ओके, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है, टेन नेगेटिव होता है ना, ऑल सरदार। यहाँ पे साइन और कोसे की पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आंसर मेरा होगा नेगेटिव। जब आंसर नेगेटिव तो ऑप्शन ए बी सी डी तो मेरे आंसर बन नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर ई आता, तब नन ऑफ दिस आता, या फिर आपका आंसर लिखा होता जो भी लिखा होता। ओके, चलिए, समझ गए? तो ऐसी जो ट्रिकीज है ना, ये आपके दिमाग में खुद क्लिक होनी चाहिए कि क्वेश्चन को ऐसा चेंज किया तो क्या होगा, वैसा चेंज किया तो क्या होगा। तभी आप लोग एक अच्छे एनालिस्ट बन सकते हो मैथमेटिक्स के पेपर के। ओके, क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा इट इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू एंड थीटा इज एक्यूट, मतलब थीटा 90 से छोटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है, सबके सब पॉजिटिव होंगे। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अब मैं इसको यहीं पे सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू पूछिए, किसकी पूछिए? यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू पूछिए। तो आइए, जब टेन थीटा की वैल्यू पूछे तो हम लोग टेन थीटा का ही मान निकालते हैं यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ से टेन थीटा को गायब करता हूँ। चलिए, तो टेन थीटा यहाँ पर, ये मेरा क्या है, ये मेरा हाइपोटेनियस है, ये मेरा अपोजिट है। मेरे को एडजेसेंट क्या मिल जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनियस माइनस एडजेसेंट मीन्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और टेन थीटा मेरा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट मेरा क्यू है, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। ये और ये आपस में कैंसिल होंगे, आंसर मेरा बचेगा क्यू। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में ही सॉल्व करते, क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन था। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए, सर आपने तो एक ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के बारे में बताया था, तो प्लस माइनस अगर आपस में ये बीच वाले साइन बदल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग लिखते हो ए कॉस थीटा माइनस का बी साइन थीटा बराबर का सी, देन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर में क्या मिल जाएगा आपको, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। वहां मैंने क्या सिखाया था आपको, देखिए, ए साइन थीटा
प्लस बी कॉस थीटा बराबर का सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा माइनस का बी साइन थीटा बराबर की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था, सेम चीज होगा, भले साइन बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे ये दोनों तीन ये पाइथागोरस ट्रायंगल के साइड्स होते हैं एबीसी जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ 2x स्क्वायर cos 60 डिग्री माइनस 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 tan 60 डिग्री इट इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, इसको ट्रिक से सॉल्व नहीं करना है आपको, सीधे सीधे इसको सॉल्व करना है। 2x स्क्वायर ओके, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताइए, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है मेरी 1/2 होती है। ओके तो 2 से 2 यहीं पे आप लोग निपटा दोगे, तो निपटा देना बाद में क्या दिक्कत है। 4 इंटू कॉट 45 1 होता है तो स्क्वायर भी 1 होगा, माइनस 2 इंटू टेन 60 डिग्री क्या होती है, √3 होती है। यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, 2√3 मिल जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 2√3 बराबर में 0, उसको वहां पे भेजो तो एक्स की वैल्यू 6 कितनी मिल जाएगी आपको, 4 प्लस 2√3। ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। अब बात यहाँ पर है कि मैंने डायरेक्ट आंसर टिक क्यों किया, क्यों, क्योंकि मेरे ब्रेन की प्रोसेसिंग थोड़ी सी फास्ट है, वो भी आपकी फास्ट होगी कब, जब आप लोग सिलेबस पूरा पढ़ोगे। इसलिए मैं सिलेबस पूरा पढ़ने पे जोर देता हूँ, क्योंकि मैथ्स आपस में इंटरलिंक है। ये जो कंसेप्ट है डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाने का, ये आपको अलजेब्रा में मिलता है ओके, बट मैंने डायरेक्ट यहाँ पे यूज किया, समझ गए। इसके लिए इफ यू आर गोइंग टू गिव अ सीरियस एग्जाम, अगर आप लोग सीरियस पेपर देने जा रहे हो तो आप लोगों को कम से कम एडवांस मैथ्स पूरा पढ़ना चाहिए। ओके चलिए, और अगर आपको मुझसे पर्सनली पढ़ना है तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप लोग वहां से मुझसे पर्सनली पढ़ सकते हो। ठीक है चलिए, अब यहाँ से यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर देखिए क्या एक्स स्क्वायर रहेगा आपका ओके, तो यहाँ पे आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, 4 को क्या लिख सकते हो आप लोग, लिख सकते हो 3 प्लस 2√3 प्लस 1 लिख सकते हो। 3 क्या हो, 3 आपका √3 का स्क्वायर नहीं है, प्लस 2√3 प्लस 1, क्या ये आपको √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी आफ्टर स्क्वायर रूट, x इक्वल्स टू √3 प्लस 1। ओके चलिए ओके चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is true in respect of the following expression, sin 31 degree plus sin 32 degree। okay then what is the value of this, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉमन बुद्धि चाहिए ओके। यहाँ पर देखिए साइन 30 की डिग्री कितनी होती है, फिर मैं यहाँ पे लिख लूँ क्या लिखा होगा, साइन 31 डिग्री प्लस साइन 32 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है तो 31 डिग्री की वैल्यू हाफ से ज्यादा होगी ओके, फिर प्लस 32 डिग्री वैल्यू की वैल्यू भी हाफ से ज्यादा ही होगी। जब ये दोनों हाफ हाफ से ज्यादा है तो इनका जो जोड़ होगा वो +1 से ज्यादा होगा, मीन्स इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 ओके, सॉरी इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। सिंपल क्वेश्चन था, इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नाइस क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, tan 50 degree is greater than 1 and tan theta it is greater than 1 for 0 degree, for theta is greater than 0 and less than 90 डिग्री। अब यहाँ पे आप लोग क्या लगाओगे ओके, अब यहाँ पे आप लोग कैसे वैल्यू लगाओगे, इसके लिए आप लोगों को ना पहले tan थीटा का टेबल याद होना चाहिए ताकि आप लोग इसको अच्छे से एनालाइज कर सको, क्योंकि आप सबको मालूम है tan 45 1 होता है। जो कॉमन गलती करते हैं ना बच्चों, क्यों करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उनके दिमाग में जो सबसे पहले आता है वो क्या होता है, tan 45 डिग्री इट इज ग्रेटर देन 1, तो tan 50 डिग्री इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, वो ऐसा सोचते हैं ओके, वो ऐसा सोचते हैं। अब वो रीजन क्या मानते हैं कि tan थीटा इज ग्रेटर देन 1 ओके, और थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में आती है, तो 0 और 90 तो नहीं होगी, तो उनका ध्यान 30 60 और 45 में
सिर्फ 45 डिग्री पर ही जाता है, इसलिए वो लोग ऑप्शन नंबर ए टिक मार्क मार देंगे। ए एंड आर करेक्ट, बर एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये जो एसेरेशन और रीजन वाला सवाल है ना, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी से ही सॉल्व होता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग टेन का टेबल लिखिए, यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दूंगा मैं, ताकि आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ सको और मैं अच्छे से लिख सकूँ। 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। टेन 0 डिग्री कितना होता है? टेन 0 डिग्री क्या होता है? साइन 0 0, 0/1 0। समझ गए? अगर टेबल आपको याद नहीं है तो साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर दो। ओके, साइन 30 डिग्री कितना होता है? देखिए टेन 30 डिग्री, साइन 30 कितना? 1/2, 1/2 अपॉन √3/2, तो ये आपको मिल जाएगा 1/√3, और तो ये आपको मिल जाता है √3। ओके, साइन 45 1 होता है, और ये आपका क्या होता है? साइन 90 1 एंड कॉस 90 0, तो ये आपको मिल जाता है नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी आप लोग बोल सकते हो। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ये। ओके, 1050 डिग्री इज ग्रेटर देन 1। ओके, मतलब 1050 डिग्री, वो 50 डिग्री कहीं मेरा यहाँ पे लाई करने वाला है 50 डिग्री। ओके, जो कि 1 से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। चलो, मैं दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, इट इज फिक्स। अरे वेट यार, मेरी ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये मेरी 1 से बड़ी होगी। मैं इसका रंग चेंज कर देता हूँ। ओके, मेरी ये जो वैल्यू है ये मेरी 1 से बड़ी होगी। ओके, अगर ये मेरी वैल्यू 1 से बड़ी है, उसका रीजन क्या दिया है? टेन थीटा इज ग्रेटर देन 1 फॉर, यहाँ पे क्या लिखा है? 0 डिग्री, इट इज लेस देन, थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। अगर मैं इस रीजन को मानता हूं, इस थीटा का जो रेंज दिया उसको सही मानता हूं, देन थीटा इट इज लेस देन 90 डिग्री एंड इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो इसके बीच में, इनके बिटवीन का एंगल्स लूंगा मैं। तो जो स्टैंडर्ड एंगल्स लिए हुए 30, 45, 60 और 90, 0 और 90 नहीं लूंगा, तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे? सिर्फ मैं लूंगा 30, 45, 60। मतलब मेरे जो थीटा की वैल्यू है वो किसको बिलोंग करने वाली है? यहाँ पर वो 30 डिग्री को बिलोंग, यहाँ पे बिलोंग करेगी, फिर 45 डिग्री को बिलोंग करने वाली है, फिर वो यहाँ पे 60 डिग्री को बिलोंग करने वाली है। अगर आप यहाँ पे ये बताओ, जो रीजन दिया हुआ है, जो रीजन दिया हुआ है, तो 30 डिग्री के लिए टेन थीटा क्या 1 से बड़ा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, 30 डिग्री के लिए कभी ये बड़ा 1 से हो ही नहीं सकता। ओके, अगर यहाँ पे इस एक एंगल की वजह से इसका ऑप्शन नंबर ए की जगह क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्यों आएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बट आर इज फॉल्स। आर भी करेक्ट नहीं है यहाँ पे, आर भी करेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर इसने रीजन गलत दे दिया थीटा के लिए। समझ गए आप लोग? आर भी करेक्ट नहीं है। टेन थीटा इज ग्रेटर देन 1, अरे 1 कब होगा? रेंज तो सही हो कम से कम। यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू क्या दी होती है, यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू लिखी होती, यहाँ पे लिखी होती इट इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 45 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, तो ये इक्वेशन सही होता। ओके, 45 के बराबर हो या फिर 45 से बड़ा हो, लेकिन 90 से छोटा हो, या फिर 90 के बराबर भी लिख सकते हो, लेकिन बराबर लिखोगे तो वो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, इसलिए मैंने वहां पे बराबर नहीं लिखा, ताकि ये कंडीशन मेरी ट्रू रहे। समझ गए? तो आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, ये अगर ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ होता, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता, अगर ये लिखा हुआ होता तो। बट ये लिखा हुआ नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में वो लोग कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगर एग्जामिनर ने यहाँ पर आपको यही लिख के दे दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो अगर एग्जामिनर ने आपको यहाँ पर यही लिख के दे दिया होता, तब आप लोग क्या करते? मान लो उसने यहाँ पे थीटा का रेंज दिया होता ऐसे, थीटा का रेंज यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ होता, तो सबसे पहले तो जो नालायक बच्चे, उनका दिमाग यहाँ पे बेकार होता, क्योंकि उनको ये चीज समझ में ही नहीं आती कि एक जगह इक्वल टू है, एक जगह लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है। करूँ तो करूँ क्या? तो क्वेश्चन को वो लोग स्किप मार दिए होते।
लेकिन जो बोलते हैं ना एकदम, देखो कीप इट सिंपल, किसी भी चीज को टफ मत बनाओ। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ टफ नहीं है। बस दिक्कत क्या होती है कि हम लोग मानते टफ है। मैं अगर आज भी मैं बताऊं, मेरे को टीचिंग का 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, बट केमिस्ट्री स्टिल मुझे टफ लगती है। ओके, केमिस्ट्री मुझे आती है, लेकिन मैं अगर बोलूं मैं उसको अच्छे से सिखा सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं कॉलेज के बच्चों को केमिस्ट्री कभी सिखा नहीं सकता, हाँ, बट फिजिक्स, मैथ्स और बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मैं वो बच्चों को सिखा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा बिलीफ बन गया था कि केमिस्ट्री मुझे टफ लगती है, इसलिए मैंने आगे आने वाले टाइम पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी छोड़ दिया था। समझ गए? अगर आपको अंदर से लग रहा है कि मैथ्स टफ है, तो आपको अंदर से वो मैथ्स टफ रियली बन जाएगा। अगर आप लोग सिर्फ भरोसा करो, नहीं आ रहा तो भी सिर्फ मानो यार कि सिंपल है, तो सब सिंपल समय के साथ में बनता है, चला जाता है। जैसे अपने आप को मानोगे वैसे आप खुद बन जाओगे। ओके, चलिए, तो सिर्फ भरोसा करो, कोई भी सब्जेक्ट हो सब सिंपल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, नाइस वन क्वेश्चन, 2007 में पूछा गया था। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ पे दिया गया, अब इस क्वेश्चन को अच्छे समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे टेबल बना के दिखाऊंगा। ओके, सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे अगर खुद से सॉल्व कर रहे होंगे, खुद से सॉल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ पे शायद वो लोग फंस सकते हैं। ओके, यहाँ पे वो लोग फंस सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखो, तो मैं रॉन्ग ऑप्शन पहले निकालना चाहूंगा। यहाँ पर क्या आएगा? 1044 डिग्री इट इज ग्रेटर देन 1। गलत, 45 से वैल्यू बड़ा होगा तो ही वो 1 से बड़ा होगा। यहाँ पे 45 डिग्री भी लिखा होता तो भी वो नहीं होता, क्योंकि 45 डिग्री खुद 1 होता है, 1 से बड़ा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी तो मैं तुरंत निकाल दूंगा। ओके, दूसरा रंग लू क्या? 45 डिग्री को मैं तुरंत ही निकाल दूंगा। अब 1060 डिग्री और ये सारे जितने इक्वेशंस हैं उनको मुझे देखने हैं, तो उसके लिए तीन ऑप्शंस को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है आपको। समझ गए? ट्रिग्नोमेट्री भले सब्जेक्ट सिंपल है, लेकिन थोड़े से दिमाग की जरूरत उसके लिए भी होती है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, सबके एंगल्स लिखो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैं जो इतना स्लो आपको सिखा रहा हूँ कि लेक्चर अभी 45 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, फिर भी आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे ही हो। मे भी लेक्चर 1.5 घंटे का जाए, 2 घंटे का जाए, लेकिन आपको वहां पर बैठे रहना है, टिके रहना है। क्योंकि आप लोग 30 क्वेश्चन को, मैं एक एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाएगा तो आपका आंसर आंसर तुरंत चेंज। समझ गए? उतनी समझ डेवलप होनी चाहिए आपके अंदर। चलिए, तो साइन जीरो, दूसरा रंग लेता हूं मैं। साइन जीरो 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 आपका ये 1/√2 आएगा। ओके, ये आपका 1 होता है। ओके, तो कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, ये आपका 1/√2 होगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? ये आपको 1/2 मिल जाएगा, और ये आपको 0 मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या समझना है? ओके, अब यहाँ पे आपको क्या समझना है? देखिए, अब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी, अब मैं यहाँ पे नलीफाई करने वाला हूँ। देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। cos 61 डिग्री इट इज ग्रेटर देन हाफ। अगर आपको पता होगा cos 60 हाफ है, तो कॉमन बच्चे के दिमाग में आएगा यार 61 डिग्री का वैल्यू भी तो हाफ से ज्यादा होगा। लेकिन ध्यान से देखिए, 60 से जब 90 की ओर सफर हो रहा है, जब 60 से, दूसरा रंग लो क्या, जब 60 से 90 की ओर सफर हो रहा है, तो वहां पे वैल्यू हाफ से 0 की ओर जा रही है। मतलब जब आप लोग 60 से ज्यादा बढ़ेंगे, तो वैल्यू आधे से कम होगी ना। वैल्यू क्या होगी? हाफ से कम होगी। वैल्यू आपकी हाफ से कम होगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू हाफ से बड़ी तो नहीं होगी, हाफ से छोटी होती। अगर ये ऐसा होता तो ये जाके आपका करेक्ट बना होता, लेकिन इसलिए ये ऐसा नहीं है, इसलिए ये आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी गलत है। समझ गए? चलिए, अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। इसको अच्छे से समझना आप लोगों के। साइन 35 डिग्री इट इज ग्रेटर देन कॉस 55 डिग्री। साइन 35 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/2 से 1/√2 पे गया है, फिर √3/2 पे गया है। 1/2 की वैल्यू 1/√2 से छोटी होगी, और बोलू तो 1/√2 1/2 से बड़ी होगी। मतलब 35 डिग्री जाहिर सी बात है मेरी 1/2 से बड़ी आएगी। ओके, 35 डिग्री मेरी क्या है? जाहिर सी बात है 1/2 से बड़ी आएगी। फिर उसके बाद में cos 55 डिग्री, cos
55 डिग्री, मतलब कहीं यहाँ पर cos 55 डिग्री। अब यहाँ पर ये क्या cos 55 डिग्री जो मेरी है यहाँ पर, वो मेरी क्या होगी, वो मेरी 1/2 से छोटी होगी। ओके, वेट, cos 55 डिग्री मेरी क्या होगी, वो मेरी 1/2 से बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि इस साइड तो वैल्यू घट रही है ना, इस साइड तो वैल्यू अगर घट रही है तो इस साइड वैल्यू डेफिनेटली बढ़ रही होगी। ठीक है ना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू पीछे से बढ़ रही है, आगे से घट रही है, मतलब 1/2 के पहले वाली जो भी वैल्यू होगी, 1/2 के पहले जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, मतलब cos 55 डिग्री 1/2 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1/2 से ज्यादा आएगा। ओके, ये क्या आएगा आपका, 1/2 से ज्यादा आएगा। अगर मैं एक बात यहाँ पे आपको बोलूं, तो आप देख सकते हो cos sin 30 डिग्री और cos, और यहाँ पे क्या आपका cos 60 डिग्री की वैल्यू, मतलब लगभग कितना गैप है इनके बीच में, बताइए, लगभग 30 का गैप है यहाँ पर, लगभग 30 का गैप है। तो मैंने क्या किया, केवल यहाँ पे 5%, 5 डिग्री बढ़ा दिया, तो यहाँ पर मैंने 5 डिग्री घटा दिया। तो इनके बीच में कम और ज्यादा का अंतर बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, क्योंकि दोनों ही 1/2 से बड़े हैं, दोनों ही 1/2 से बड़े हैं। क्या पता जो यहाँ की वैल्यू होगी 5 डिग्री बढ़ने के बाद में, वो यहाँ की वैल्यू से बराबर होती है। ओके, वो यहाँ की वैल्यू से बराबर होती है। जब दोनों बराबर होंगे तो लेस देन और ग्रेटर देन का तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका नलीफाई होके निकल जाएगा। तो बच का गया आपके पास केवल ऑप्शन नंबर सी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। साइन 32 डिग्री इट इज ग्रेटर देन 1/2, ऑल वी नो दैट साइन 32 डिग्री इट इज ग्रेटर देन 1/2। देखिए ना, साइन और कॉस के टेबल में ना एक मजेदार बात छिपी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ वो। देखिए, अगर आप लोग देख सके तो, या फिर कितने बच्चों ने तो अब तक देख भी लिया होगा। ठीक है? देखिए, साइन थीटा की जो वैल्यू है ना, वो यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है। ओके, वो यहाँ पर बढ़ती है, और इसकी जो वैल्यू है वो ना 0 से 90 तक घटती है। समझ गए, ये हमेशा याद रखना, साइन की वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ती है और कॉस की वैल्यू 0 से 90 तक घटती है। तो कभी भी अगर ऐसा रिलेशन का क्वेश्चन आए, तो दिमाग को ठंडे दिमाग से काम लोगे। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये मेरा डेफिनेटली 1/2 से बड़ा होगा, और 1/2 से अगर बड़ा है तो ये रिलेशन मेरा राइट है। ओके बच्चों, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपको ना, क्वेश्चन नंबर 16 में अगर बोलूँ तो खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि सिर्फ वैल्यू पुट करना है, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 45, कोसेक स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। ओके, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। मैं इसी उम्मीद रखता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज अगर याद होंगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है। मुश्किल से 1 मिनट ज्यादा टाइम लेगा, नहीं तो उससे ज्यादा टाइम ही लेने वाला नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हैज लेंथ 2 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, राइट एंगल ट्राइंगल बोला है, ध्यान से देखना। द टेंजेंट ऑफ वन एक्यूट एंगल इज 3/4, then what is the hypotenuse of the triangle, then what is the hypotenuse of the triangle। चलिए, इतना इजी क्वेश्चन शायद ही कभी किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए, तो आई हैव टू मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है मुझको। चलिए, क्या बोल रहा था, स्मॉलेस्ट साइड ना, तो एक साइड को स्मॉल ही रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड बोला है इसने, तो मैंने स्मॉलेस्ट साइड को कितना रख दिया यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर रखा। कितना रखा मैंने यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर रखा। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, द टेंजेंट ऑफ वन एक्यूट एंगल इज, द टेंजेंट ऑफ वन एक्यूट एंगल, में मान लिया वो एक्यूट एंगल यहाँ पर कितना है, ये थीटा। ओके, तो ये थीटा का टेंजेंट दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मेन चीज देखना, ये रेशियो में लिखा हुआ है, ये किसमें लिखा हुआ है, ये रेशियो में लिखा हुआ है। अगर ये रेशियो में लिखा हुआ है तो ये रियल वैल्यू है, मैं मान नहीं सकता कि यहाँ पे सेंटीमीटर का कुछ दिया हुआ नहीं है। सेंटीमीटर दिया होता तो बात भी, लेकिन ये रेशियो में लिखा मतलब ये डिवाइड करके लिखा गया है। ओरिजिनल वैल्यू 3/4 नहीं है यहाँ पर, ये उनकी यूनिट्स है, 3/4 उसको डिटरमाइन कर रही है।
तो यहाँ मैं मान सकता हूँ टेंजेंट मेरा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये मेरा 3 यूनिट की वैल्यू है, इसको दूसरे रंग से लिखता हूँ, ठीक है। ये मेरे 3 यूनिट की वैल्यू है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये मेरे 4 यूनिट की वैल्यू है। तो मुझे हाइपोटेनस का लेंथ बताना है। मैंने आप सबको बताया है क्या होगा, ये 3 4 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा, तो ये आपका 5 होगा यूनिट। क्या होगा, 5 यूनिट होगा। अगर 4 यूनिट की वैल्यू कितने सेंटीमीटर है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है। 5 यूनिट की वैल्यू पहले एक 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 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 2/4, ये इसके नीचे जाएगा, तो कितना मिल जाएगा आपको, 1/2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है? ओके, चलिए। अब यहाँ पे ये 1/2 मिला है, लेकिन मुझे डिनोमिनेटर में 2 नहीं चाहिए, क्योंकि 2 मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। क्योंकि मैं अगर सॉल्व भी करता हूँ तो मुझे 5 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पे। अब ये गलत क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। मेरा भी ध्यान अब भी गया इस क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन रॉन्ग प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 आंसर दिए जो दोनों आंसर सही हो सकते हैं। वो क्यों, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर, देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1/2 सेंटीमीटर है। मुझे 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, मतलब मैं दोनों साइड 5 का मल्टीप्लाई दूंगा। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5/2 सेंटीमीटर। मतलब ये मेरा आंसर कितना बनेगा, 2.5 सेंटीमीटर। चलो, ऑप्शन नंबर बी मुझे मिल गया है। ओके, ऑप्शन नंबर बी मुझे मिल गया है। और हम सबको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दोनों ही एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, जो 90 से छोटे होंगे। अगर मान लो यहाँ पर, अगर मान लो कि मैं अगर इसको अपना स्मॉलेस्ट साइड बनाता हूँ, मैं अगर इसको अपना स्मॉलेस्ट साइड बनाता हूँ, शेप में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। शेप मान लो मैंने ऐसा रखा है, शेप मान लो मैंने ऐसा रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये मेरा क्या बन जाएगा, तो ये तो मेरा 90 डिग्री रहेगा। ओके, फिर जरा सा मैं इसको ना शिफ्ट कर देता हूँ। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ओके, चलो, ये मैंने मान लो कि ये मेरा एक्यूट एंगल यहाँ पे है अभी। ओके, मैंने इस साइड को छोटा किया, तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। तो ये मेरा क्या है, यहाँ पे ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है। ओके, ये मेरा 4 है, ये मेरा 5 है। मैंने जैसे अपना साइड चेंज किया, इसको छोटा साइड किया, तो यहाँ पे 3 यूनिट का वैल्यू कितना मिल गया मेरे को, 2 सेंटीमीटर मिल गया। जैसे मुझे 3 यूनिट का वैल्यू 2 सेंटीमीटर मिला, जैसे मुझे 3 यूनिट का वैल्यू 2 सेंटीमीटर मिला, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे, एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2/3 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ओके, 2/3 सेंटीमीटर मुझे मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, मुझे 5 की वैल्यू चाहिए, तो 5 दूना 10, 10/3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी भी तो मेरे को मिल रहा है आंसर में। अब इसमें से मुझे फैसला करना कि मेरा आंसर कौन सा है। अगर आइडियली देखा जाए तो ये क्वेश्चन तो पूछना नहीं चाहिए था इसको, या फिर इसको डायग्राम देना चाहिए था। ओके, इसको डायग्राम देना चाहिए था आपको इस क्वेश्चन के अंदर, बट इसने डायग्राम दिया नहीं है। क्या हुआ है, इसने डायग्राम दिया नहीं है बिल्कुल भी। समझ गए? अब यहाँ पर अगर और डीप में जाएंगे तो ये क्वेश्चन वहां पे राइट बन सकता है, अगर और कंसेप्चुअली सोचा जाए तो, क्योंकि इसने डायग्राम दिया नहीं है, इसने डायग्राम दिया नहीं है अपने को। बट अगर मैं आपको बोलूँ तो क्वेश्चन रॉन्ग शायद न भी होता, अगर आप थोड़ा और डीप सोचेंगे तो। वो क्यों, मैं पूरा क्वेश्चन आपको मिटा के दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट के बेस पे जाओगे ना तो आपको 2 आंसर मिलेंगे। अगर देखो, आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, आपने ऊपर ऊपर से आपको सारी वैल्यूज मिल गई, ऊपर ऊपर से आपको सारी वैल्यूज मिल गई। आप किसी एक को 2.5 आया, किसी एक को 10/3 सेंटीमीटर आया, तो ये 2 ऑप्शन लगभग, मैं मानता हूँ 100 बच्चे तो 50 को 2.5 मिला होगा और 50 बच्चों को 10/3 सेंटीमीटर मिला होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर राइट है? अब आइए, अब थोड़ा और कंसेप्ट के बेस पे जाते हैं नीचे, डाउन टू अर्थ पे, कि क्वेश्चन राइट कैसे हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो अभी यहाँ पर मेरे दिमाग में जस्ट आया है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, चलिए, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर जो, और अगर यूनिट की बात रख दिया उस किसी सामने वाले ने, ओके, यूनिट की बात रख दिया, वो सीधा बोल देगा कि पैथोजन ट्रिपलेट लगाया है यहाँ पे, मैंने मान लिया कि ये मेरा थीटा है। ओके, ये मेरा थीटा मैंने मान लिया, तो वो बोल देगा देखिए यार,
अगर आपने इसको अपोजिट मान के 3 यूनिट रखा है, क्योंकि ये आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दिया हुआ है, और आपने इसको 4 यूनिट रखा है, तो ये आपका 5 यूनिट होगा ट्रिपलेट के अनुसार। तब क्या बोला है, स्मॉलेस्ट साइड इज, स्मॉलेस्ट साइड का लेंथ कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो इन तीनों यूनिट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 यूनिट का है, तो जाहिर सी बात है इसका लेंथ ही 2 सेंटीमीटर रहा होगा। इस कंसेप्ट से यहाँ पर ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ये क्वेश्चन राइट होगा, जिससे आपका आंसर क्या बन जाएगा, 10/3 बन जाएगा। क्योंकि जो ये वीडियो देख रहा होगा उस बच्चे को 2.5 ही मिला होगा, किसी को 10/3 मिला होगा। ओके, किसी को 2.5 मिला होगा, किसी को 10/3 मिला होगा, किसी ने अगर थीटा यहाँ रखा होगा तो उसको वो भी आंसर मिला होगा। बट यहाँ पे आप लोगों को दिमाग से काम लेना है कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर स्मॉलेस्ट साइड का लेंथ दिया हुआ है, तो 3 4 5 में स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, 3 है। तो जाहिर सी बात है कि स्मॉलेस्ट साइड का लेंथ भी तीसरे यूनिट का ही है। तो 3 किसके बराबर है, 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 5 किसके बराबर होगा मेरा, 10/3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज और करेक्ट आंसर। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं, क्वेश्चन सही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते, क्या लिखा हुआ है, sin x माइनस कॉस एक्स बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पर जो बच्चा अपना दिमाग खर्चा करने गया, इसलिए बता दे रहा हूँ, उससे बड़ा गधा कोई नहीं होगा। समझ गए, स्क्वायर करूँ, क्यूब लगाऊं, क्या करूँ, अरे कॉस एक्स को यहाँ पे जो sin x बराबर कॉस एक्स, कौन से एंगल पे साइन और कॉस बराबर होते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी 45 डिग्री है, तो साइन रेस टू 4x, तो 1/√2 साइन 45, 1/√2 का पावर 4, 1/2 का भी स्क्वायर ना, 1/2 का भी स्क्वायर बन जाएगा, तो 1/4 आएगा, प्लस cos रेस टू 4x मतलब cos 45 डिग्री, 1/√2 का पावर 4, 1/2 का स्क्वायर 2, और 1/2 का फिर से स्क्वायर, तो वहां पे कितना मिल जाएगा आपको 4, तो 1/4 प्लस 1/2 कितना मिल जाएगा आपको 1/2। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत इसके अंदर आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 18 पे पहुंच गए, ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग पहुंचने ही वाले अपने क्वेश्चंस के ऊपर, तो थोड़ा सा धीरज आप लोग बनाकर रखिए। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन tan x अपॉन 1 प्लस sec x माइनस tan x अपॉन 1 माइनस sec x। यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी अपनी। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को एक तो सॉल्व करो, इस टाइप के क्वेश्चंस को एक तो आप लोग सॉल्व करो, या फिर यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर लो। बस आपका आंसर इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, इतना ध्यान में रखना आप लोग कि आपका आंसर इन्फिनिटी न बने। यहाँ पे थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला ही तो काम कर रहा है। अगर मैं बोलता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अगर मैं आपको बोलूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए 1 होगा। अगर इसको सॉल्व करके इन चार में से कोई एक ऑप्शन आता है, तो वो थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए राइट होगा। आप जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखते हो, जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, वही एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखने में किसी एक ऑप्शन में तो मिलेगी ना, तो वो ऑप्शन कौन सा, सीधा एक्स की वैल्यू फाइंड करके निकाल लो। दो ऑप्शन सेम नहीं मिलने चाहिए, मिल गए तो आपको सॉल्व करना होगा। बट उससे अच्छा क्या होगा, आपको 50-50 मालूम पड़ जाएगा मेरा आंसर कौन सा रॉन्ग है। ओके, या फिर आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग थीटा की कौन सी वैल्यू रखोगे, थीटा की कौन सी वैल्यू रखना ज्यादा सफिशियंट होगा आपके लिए। चलो यहाँ पे हमने 10 का पीछे टेबल बनाया था ना, थोड़ा उसका हेल्प लेते हैं। बताइए क्या रख सकते हो आप लोग, cos 60 डिग्री नहीं, आपका जो सेक है, देखो सेक के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मिलना चाहिए अपने को। ओके, कोई अपॉन में मिलना ही नहीं चाहिए, सिंगल सिंगल टर्म मिल जाए वही बहुत है। तो 1045 1 होता है, ये भी 1 होता है, सेक 45√2 होगा। ओके, तो डायरेक्ट लखो थीटा की वैल्यू यार 45 डिग्री। मैंने मान लिया एक्स की वैल्यू मेरी कितनी है यहाँ पे 45 डिग्री है, तो ऊपर कितना मिल जाएगा 1/1 प्लस √2 माइनस 1/1 माइनस √2। सॉल्व कर लो, खत्म बात। यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 1 माइनस √2, यहाँ पे कितना मिल जाएगा -1 माइनस √2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 1 माइनस 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से 1 आपका कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना मिल जाएगा माइनस का 2√2, और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको माइनस का 1। तो आंसर कितना मिलेगा आपको 2√2 मिल गया। कितना मिलेगा यहाँ पे आपको आंसर 2√2 मिल गया। अब बताओ कौन से ऑप्शन में आपको x की वैल्यू 45 डिग्री रखने पे 2√2 मिलेगी, cos x में नहीं मिलेगी। यहाँ पे 1/√2 होगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 2 cosec x, क्योंकि cosec x में 45 डिग्री भी आपका √2 होता है, तो ये आपको 2√2 मिल जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर बी इज और करेक्ट आंसर। डायरेक्ट थीटा पुट करो। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, जाके मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सीरीज देखो आप लोग, उसके अंदर समझ जाएगा। मैंने वैल्यू पुटिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सिखाया है, क्योंकि अगर आप लोग इसको सॉल्व करने जाओगे तो अच्छा खासा कैलकुलेशन आपको पड़ेगा। एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। 1 माइनस सेक एक्स को 10 में मल्टीप्लाई करो, फिर 1 प्लस सेक एक्स को माइनस 10 में मल्टीप्लाई करो, फिर नीचे का मल्टीप्लाई करो, ऊपर ऊपर आपको फिर ऊपर आपको कैंसिलेशन करना होगा, फिर नीचे का सॉल्व करना होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, फिर आपको क्या मिलने वाला है, टू टेन एक्स इंटू सेक एक्स अपॉन 10 स्क्वायर एक्स, एक 10 से एक 10 कैंसिल होगा, फिर सेक एक्स अपॉन 10x मिलेगा आपको, फिर सेक मेरा 1 बाय कॉस होता है, 10 मेरा साइन बाय कॉस होता है, कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो 2 अपॉन साइन एक्स आएगा, जो आपका 2 कोसेक एक्स बनेगा। ठीक है, जितने लोग को नहीं समझा मैं एक बार करके ही दिखा देता हूँ उसको, ताकि उसको लगे कि हम लोगों को इतना बड़ा मेथड तो नहीं करना है बिल्कुल पेपर में। चलो, सॉल्यूशन के लिए जो महान बच्चे हैं वो लिखो इसको। ओके, कितने लोगों ने सिर्फ नोट्स भरने का शौक होता है बच्चों, तो चलो लिख लो, नहीं तो कमेंट में कोई उड़ के बोलेगा सर आपने पूरा नहीं सिखाया। चलिए, sec x, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कितना मिल जाएगा, 10x माइनस 10x इंटू sec x, माइनस का 10x, देन माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस sec x इंटू 10x। ओके, देन होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस sec स्क्वायर x, ये से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 10 से 10 कैंसिल हुआ, देन -2, ठीक है, देन ये आपको कितना मिलेगा यहाँ पे -2 10x इंटू sec x डिवाइडेड बाय माइनस का 10 स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, एक 10 से एक 10 कैंसिल हुआ, देन 2 इंटू 1 बाय कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 10 आपका क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स कैंसिल, देन 2 अपॉन साइन एक्स, कितना मिल जाएगा 2 कोसेक एक्स। अब बताइए, इतना स्पीड में करने के लिए भी ब्रेन दौड़ना चाहिए ना, इसलिए मैं क्या बोला, कीप इट सिंपल, दिमाग को खाली रखो अपने, तो ज्यादा चीजें भर पाओगे। समझ गए? ऐसा कभी पेपर में किए भी ना तो तुम लोग का पेपर क्लियर होना बहुत मुश्किल है, 10 जन्म में पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए बोलता हूँ हमेशा शॉर्टकट अप्लाई करो। ये शॉर्टकट नहीं, ये कंसेप्ट है जो बहुत लोग को नहीं पता होता। इसका नाम है वैल्यू पुटिंग मेथड। क्या नाम है इसका? वैल्यू पुटिंग मेथड, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा दोनों जगह काम आता है। ज्योमेट्री में भी किसी किसी जगह पे काम आता है आपको, तो वहां पे आपको ये समझना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20। इफ 10x इक्वल्स टू 3/4 और जो आपके x की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x इनटू cos x। अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, यहाँ पे ये आपका कितना है, ये आपका ऑपोजिट है, या आपका एड एडजेसेंट है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो हाइपोटेनस आपका 5 होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला, sin x इंटू cos x बोला उसने। अगर sin x इंटू cos x बोला है मतलब हाइपोटेनस नीचे मल्टीप्लाई होगा इसका, क्योंकि sin x मेरा क्या होता है, sin x मेरा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये मेरा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब अपोजिट और एडजेसेंट का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 इंटू 4 कितना बन जाएगा, 12, और 5 इंटू 5 आपका 25 बन जाएगा। 12/25, ऑप्शन नंबर सी सर करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल वन था। और मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा हूँ अभी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर थोड़ा मैनेज करने को दिक्कत है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ मेरे साथ आप लोगों के, क्योंकि इतना स्लो में काम चलने वाला नहीं है आपका। क्या यहाँ पर देखिए, कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या बोला है, साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2 फॉर 0 to 30 डिग्री। ओके, क्या एक्स की वैल्यू 0 से 30 के बीच में इससे बड़ी होती है? 0 और 30 नहीं लेना है, जीरो, सिर्फ 0 से 30 के बीच की वैल्यू। अरे पहले 30 तक तो पहुंचे बाबू, तब तो ये 1/2 पहुंचेगी। तो साइन एक्स 1/2 से बड़ा कैसे होगा, जब तक वो 30 तक पहुंचेगा नहीं। तो 30 के बाहर जाएगा 1/2 से, अगर साइन को बड़ा करना, तो ये तो मेरा रॉन्ग है। फिर cos x इज ग्रेटर देन 1/2, 60 से 90 के बीच में। अरे बाबू, वो 60 से 90 के, वो 60 से घटने लगता है फिर, क्योंकि क्योंकि cos मेरा क्या होता है, डिक्रीजिंग टर्म में रहता है ना, मतलब कि वो घटने के वो घटने के टर्म में रहता है, मतलब कि 60 के बाद वो घटने लगता है। जब वो घटने लगता है वो बढ़ेगा कैसे, ये भी रॉन्ग रॉन्ग है फिर। tan x इक्वल्स टू cos x फॉर सम वैल्यूज ऑफ x, जो 30 से 45 के बीच में लाई करते हैं, ऐसा गलत बात है। ये यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू 45 डिग्री आएगी, इन दोनों साइंस का मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग है। बच गया, ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan x इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू क्या होगी आपकी 45 से 90 के बीच में होगी। समझ गए?
इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी 45 से 90 के बीच में होगी। अगर इनकेस यहाँ पे ऐसा सिंबल दिया होता, इनकेस अगर यहाँ पे ऐसा सिंबल दिया होता तो ये भी रॉन्ग बन जाता। ओके, सॉरी ये रॉन्ग नहीं बनता, यहाँ पे फिर एक सिंबल और ऐड ऑन हो गया होता, यहाँ पे भी इक्वल टू का सिंबल फिर लग जाता। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जा सकता है बट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, नंबर ए। समझ गए? चलिए, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए विच व्हाट इज द एक्सप्रेशन, व्हाट इज द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना चाहोगे, बाल को कौन सी वैल्यू रखना चाहोगे आप लोग यहाँ पे? साइन एक्स कोसेक और कोसेक एक्स की बात है, समझ गए? तो कोई ऐसी वैल्यू रखना, वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करो, ये किसी भी थीटा के लिए ट्रू होगा। तो डायरेक्ट थीटा रखो, मैं यहाँ पे थीटा रखता हूँ अपना 45 रखना पसंद करूंगा क्योंकि मेरे को √3 में जाना ही नहीं। तो 45 रखता हूँ, तो यहाँ मेरा ये 1/4 बन जाएगा, ये -1/4 मेरा बनेगा। ओके, -1/4 मेरा बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। देन +1, देन कोसेक स्क्वायर है मतलब √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 1/4 कैंसिल होगा। 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/√2 का स्क्वायर 1/√2, बताइए 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/2 होगा, फिर से उसका स्क्वायर होगा तो 1/4 बनेगा। तो अंदर कैंसिल होगा, 2 × 1 2, मेरा ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर। एक काम करो आप लोग यहाँ पे ना एक्स की वैल्यू 45 डिग्री रखो, आपको समझ जाएगा। वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करो, इतना मगजमारी करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे शायद कुछ मल्टीप्लाई करते बैठो, या फिर कोसेक स्क्वायर एक्स को आप लोग 1/sin स्क्वायर एक्स में लिख लो। कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे तुम लोग, किसी बात का डर नहीं है। नहीं तो आप लोग इसको और सिंपल कैसे बनाओगे? आप लोग यहाँ पे इसको a² - b स्क्वायर के फॉर्म में अगर लेते हो तो आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में इसको लिख सकते हो sin स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इंटू sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पर प्लस का 1 और यहाँ पे इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये आपका बन जाएगा 1, तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख दोगे sin स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आपका प्लस का 1 और यहाँ मल्टीप्लाई बाय कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, फिर यहाँ पे आप इसको 1/sin, अगर 1/sin स्क्वायर एक्स आप लोग इसको यहाँ पे लिखते हो, क्या लिखते हो? 1/sin स्क्वायर एक्स अगर यहाँ पे आप लोग लिखते हो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, अंदर मल्टीप्लाई करते ये आपका क्या बन जाएगा? 1 - tan स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करके प्लस ये आपका बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, ये आपका यहाँ पे ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग और क्या सॉल्व करोगे? ये साइन बाय कॉस होगा, ये 1/sin होगा, कितना आगे तक जाओगे आप लोग? इसको आप लोग इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लोग -sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स। समझ गए? फिर यहाँ पे 1/sin 1/cos वो आगे और बढ़ता ही जाएगा इक्वेशन। आप लोग बोर्ड्स का पेपर नहीं दे रहे हो जो इसको लगाओगे, ऑप्शन क्यों दिए गए हैं आपको? देखने के लिए थोड़ी दिए गए हैं, समझ गए? इसलिए इसमें आपको करना ही नहीं है। बड़े में सॉल्व करवाने को कुछ नहीं, मैं आपको सॉल्व यहाँ पे करवा दूंगा, लेकिन ब्रेन आपका घिसना नहीं चाहिए ना। ब्रेन अगर घिस गया तो क्या मतलब है? चलिए, प्रैक्टिस पहले से डालो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इफ एक्स प्लस वाई 90 डिग्री। देखो, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट। क्या होता है यहाँ पर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट होता है। अगर एक्स प्लस वाई क्या होगा आपका? 90 डिग्री होगा। अगर दो एंगल्स को जोड़कर आपको 90 डिग्री मिल रहा है तो वहाँ पे आप लोग लिख सकते हो साइन एक्स इट इज इक्वल्स टू कॉस वाई और कॉस एक्स इट इज इक्वल्स टू साइन वाई। ओके, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए तो इतना ही जानना आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर दो एंगल को जोड़ के 90 डिग्री बन रहा है तो ये दोनों चीज आपस में बराबर होंगी। बराबर क्यों होंगी? देखिए यहाँ पे अगर मैं साइन एक्स लिखता हूँ, tan x लिखता हूं मैं। ओके, इट इज इक्वल्स टू y, मेरा क्या मिल जाएगा? y मुझको मिल जाएगा 90 - x, तो यहाँ पे cos ऑफ 90 - x आएगा। 90 - x मतलब ये मेरा y एक्सिस पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है क्योंकि -x है, तो y एक्सिस पे क्या होगा? cos मेरा साइन में चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? sin x अगेन मिल जाएगा। sin x बराबर sin x ही तो मिल रहा है मेरे को, समझ गए? इसके लिए ये टर्म आपको याद रखना है। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा मेरे को? देखिए, √of cos x है, इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 1/sin y लिख सकता हूँ, माइनस हर जगह मेरे को x दिख रहा है तो मेरे को y को गायब करना, तो मैं sin y को क्या लिख दूंगा यहाँ पे? cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x। ओके,
तो cos x और sin y अगर बराबर है, cos x और sin y बराबर है, तो बराबर बराबर कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या मिल जाएगा आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो आपका क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स होगा, ब्रैकेट के बाहर आती क्या बन जाएगा वो आपका साइन एक्स बन जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24-25 एसेरेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्रेन लगाना है आपको। क्या लिखा गया है देखिए, द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स आर लेबल्ड एज assertion A and other as reason R. You are to examine these two statements carefully and select the answers to these items using the codes given below. Both A and R are individually true and R is the correct explanation of A. And R is the correct explanation of A. Both A and R are individually true and R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. अब इन सबका मतलब क्या हुआ जो मैंने इतना इंग्लिश में आपको बोला? देखो यहाँ पर ए और आर दोनों करेक्ट हैं, ओके, लेकिन आर और आर का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी ए के लिए सही दिया गया, वो आपका ऑप्शन नंबर ए। बी क्या बोल रहा है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर का जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है। सी बोल रहा है ए सही है आर रॉन्ग है। डी बोल रहा है ए रॉन्ग है आर सही है। ओके, देखिए पेपर में ना कभी कभी ना आपका डी वाला चांसेस बहुत कम बनता है, उसके इतने चांसेस नहीं होते, ए बी सी में खेलता है आपका आंसर। ओके चलिए, पहला क्या लिखा हुआ है, सेक्स स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री इट इज इक्वल्स टू 1। फिर क्या लिखा, रीजन क्या दिया गया है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये एकदम बराबर रीजन है, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को सही साबित करता है, तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके चलिए, फिर उसके बाद देखिए ये क्या बोल रहा है, साइन 1 डिग्री इट इज लेस देन कॉस 1 डिग्री फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा से 90 के बीच में जो आते हैं। थीटा से 90 के बीच में सारे वैल्यूज आते हैं। अगर ये यहाँ पर इक्वल्स टू लगाता तो शायद कोई बात बनती, क्योंकि यहाँ पर एक थीटा की वैल्यू 45 डिग्री भी आती है। ओके, जहाँ पे दोनों बराबर होते हैं तो ये सिंबल 30, 45 और 60 के ऊपर ये लगने वाला नहीं है। 45 की वजह से ये सिंबल बन जाएगा गलत, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है आपका, यहाँ पे रीजन आपका रॉन्ग दिया गया है, तो यहाँ पे सी होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कॉस 1 डिग्री इट इज लेस देन साइन 1 डिग्री इट इज लेस देन 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री इट इज लेस देन कॉस 1 डिग्री, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो मैं बोलूँ ये 0 से बड़ा होगा। ओके, और कॉस 0 डिग्री 1 होता है, मतलब ये आंसर मेरा 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, 1 से ज्यादा छोटा नहीं होगा। तो फिर भी तो 0 नहीं पहुंचेगा ना, तो भी ये तो ये 0 से बड़ा है, मतलब ये ए सही है मेरा, लेकिन रीजन गलत दिया गया, क्योंकि थीटा 45 हुआ तो ये दोनों बराबर बन जाएंगे। समझ गए? तो इसके लिए ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन ये आएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हो, मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखता हूँ, कल क्वेश्चन है। तो कॉट 45 मेरा कितना होता है, कॉट 45 मेरा 1 होता है, तो 1 माइनस 1 अपॉन कॉट साइन 45 1/√2, उसका स्क्वायर तो 1/2, ये ऊपर जाएगा कितना बन जाएगा 1 माइनस 2 इट इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री इट इज इक्वल्स टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, अभी आप सबको पता है कि जब तक दोनों एंगल सेम नहीं होंगे तब तक ये 1 आने वाला नहीं, मतलब ये इन शॉर्ट है आपका 60 डिग्री की ही बराबर है। तो 3x बराबर 3x माइनस 9 इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे 3x से ये वहां पे जाएगा तो कितना बन जाएगा 69, 9 डिग्री बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 23 डिग्री आएगी। सिंपल, देखो पहले के टाइम पे ना क्वेश्चन सिंपल सिंपल पूछे जाते थे, इतने टफ क्वेश्चन रहते नहीं थे। धीरे धीरे बढ़ो, अभी 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, समझ गए, 3000 क्वेश्चन ही है बच्चों। तो धीरज बना के रखो, समझ गए। हम लोग डेली 2 2 2.5 साल के क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस है बराबर, क्या लिखा है देखिए, कॉस है बराबर 5/13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, इसको
सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अपने लिए इसको लीनियंट कर सकते हैं। हम लोग इसको अपने लिए थोड़ा सा लीनियंट कर सकते हैं। कैसे? हम लोगों को यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या होगा यहाँ पर। कल तो क्योंकि मेरे को मालूम है यहाँ पे मेरे किसका वैल्यू मिल जाएगा, मेरे को यहाँ पे एडजेसेंट का वैल्यू मिल जाए, सॉरी ऑपोजिट का वैल्यू मिल जाएगा। क्या होगा मेरा? वो 12 होगा। देखो यहाँ पे ये मेरा कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट मेरा क्या होगा? 12 होगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। ओके, तो साइन ए मेरा क्या बन जाएगा? मेरा बन जाएगा 12/13 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉट ए बन कॉट ए क्या बन जाएगा मेरा? कॉट मेरा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 5 बटे, सॉरी, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो 5/12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 10 मेरा क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट मीन्स 12/5। ओके, कितना बन जाएगा? 12/5 बन जाएगा। अगर मैं अब इसको सिंपली सॉल्व भी करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मेरा कितना बन जाएगा? ऊपर 144 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा -15 डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे कितना बन जाएगा? 24/5 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 24/5 बन जाएगा, जो कि 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। ओके, जो कि 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू 5 यहाँ पे आएगा, और नीचे क्या मिल जाएगा? 13 इंटू 12 इंटू 24। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है? यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नीचे का जो भी नंबर मेरा होगा वो 13 12 24 का मल्टीपल होगा, और ऊपर मेरा नंबर जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल से क्वेश्चन सॉल्व करना है, मल्टीपल से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर 12 है, 12 में क्या आता है? 3 चौक 12 आता है। अगर इन नीचे वाला नंबर मेरा 12 का मल्टीपल है, मतलब वो 3 का मल्टीपल भी होगा, तो आपको डिनोमिनेटर देखना है कौन सा 3 का मल्टीपल है। 6 4 10, 4 3 7 मतलब 17, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। 8 4 12 और 4 3 7, 12 और 7 19, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। 7 4 11, 11 और 17 18। चलो, ये दोनों ऑप्शन में हम लोग फंस गए, 395 और 385 में, क्योंकि ऊपर वाला आंसर ही 5 का मल्टीपल है, नीचे वाला ऑप्शन भी 3 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल भी है। ओके, ये दोनों सबके मल्टीपल है। ऊपर वाले आंसर को केवल देखना है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 144 माइनस 15 कितना बन जाएगा? देखो, अगर 14 माइनस मैंने किया होता तो 130 बनता। ओके, कितना बनता है? 130 बनता है यहाँ पर, बट मैं कितना माइनस कर रहा हूँ? 144 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 129 बनेगा। ओके, 129 इंटू 5। फिर भी 129 का मल्टीपल देखना है मेरे को। ओके, 129 का मल्टीपल देखना है, तो काम करो, सीधा 129 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल जाएगा ये? देखो, मैं अगर 120 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना मिलेगा? वेट, 15 कहाँ से आया? तेरह पचे 65 होता है ना, 5 आएगा। हाँ, ये कहाँ से लिख दिया मैंने? चलो देखो, अब इसको माइनस करो। देखो, 140 में से 140 में से अगर 60 माइनस होता है तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 120 होगा। 140 में से 60 माइनस हुआ तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। फिर वहां पे आपका और कितना माइनस होगा? थोड़ा माइनस होगा, एक काम करो, इसको माइनस ही कर लो सीधा। यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका? यहाँ आपका बच जाएगा 79। ओके, अब कैसे माइनस किया माइंड में देखो यार, सीधा सीधा आप इसको ना 100 प्लस 44 लिखो। यहाँ पे -60 है तो इसको -60 -5 लिखो। 100 में से 60 गया, 40 बचेगा। फिर 44 में से 5 गया, 39 बचेगा। कितना बचा? 79 बचा। 79 में 5 मल्टीप्लाई करना है, कितना मिल जाएगा आपको? 395 मिल जाएगा। 9 पचे 45, कैरी का 4, 7 पचे 35 और 4 39। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेट होता, लेकिन आप लोग इसमें इसमें भी दो ऑप्शंस आपका काट सकते थे, तो आप लोगों का आंसर सही होने और रॉन्ग होने का चांसेस 50-50% बढ़ जाता आपका। ओके, चलिए 29 नंबर पे जानते क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स बराबर कॉस वाई। वेट, साइन एक्स बराबर कॉस वाई, एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल्स, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई? ओके, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई? मैंने अभी आपको बताया था साइन एक्स और कॉस वाई बराबर कब होंगे? जब एक्स और वाई का सम कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट है ये, तो एक्स प्लस वाई बराबर पाई बाय टू मेरा 90 डिग्री होता है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कंसेप्ट, कंसेप्ट का नाम लिख देता हूं मैं। ओके, आप लोग जब मेरे वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की देखेंगे, मैंने उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अच्छे से सिखा के रखा, और बहुत सारे मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 500 से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं।
ओके, वहां पर उतना पढ़ लो, कोई और पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, चलिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कंसेप्ट से आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर बन जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन और इजीएस्ट क्वेश्चन ही है। ओके, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है आपका, जो आपका क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो आपका होता है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 2mn, और ये आपका बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पर ये आपका ऑपोजिट और एडजेसेंट दोनों रह सकता है ये, बट ये आपका हाइपोटेनस होता है। ओके, तो यहाँ आपका, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ऑपोजिट, और ये आपका बन जाएगा हाइपोटेनियस। तो टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा आपका क्या होगा, तो एडजेसेंट क्या होगा, यहाँ पे आपका 2mn होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, समझ गए, ये ट्रिपलेट आपको याद करना ही पड़ेगा। उसके अलावा ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट का इक्वेशन है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसके अंदर कोई भी ट्रिपलेट आराम से फिट बैठ जाता है। ओके, चलिए, तो टेन थीटा क्या होता है आपका, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट कितना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो ऊपर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका अपोजिट है, ये आपका एडजेसेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए, अगर कुछ चीजें याद होंगी आपको तो वो चीजें आप अच्छे से याद कर सकते हो। समझ गए, लास्ट में हमेशा आपका हाइपोटेनियस ही लिखा रहेगा। तो ये आपका क्या है, आइडियल पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, आइडियल पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कोई दिक्कत इसके अंदर, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, तो हमने 30 क्वेश्चन का टारगेट रखा था, तो हमने आज 30 क्वेश्चन का टारगेट पूरा भी किया है। ये आपसे ज्यादा टारगेट मेरे लिए मायने रखता है, क्योंकि बहुत बार इश्यूज ऐसे हुए कि मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स वो लेक्चर्स क्या होता है, बाद में मैं कंटिन्यू रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। तो इस बार मैंने ट्राई किया कि कम से कम आपका पीवाईक्यू मैं पूरा खत्म करवा सकूँ अपने यूट्यूब के ऊपर। तो 3000 क्वेश्चन आपके 2007 से लेके 22 तक के हैं। ओके, ठीक है बच्चों, चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।